So today's lecture, what I am starting is P block. देखो बेटा हमारी स्टडी होगी P ब्लॉक की। देखो बेटा जब हम P ब्लॉक की बात करते हैं, P ब्लॉक किसको बोलते हैं? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट गोज इनटू P सबशेल। ठीक, ऐसी जगह जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन मूव्स इन P सबशेल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबशेल में जाता होता है, ठीक, उसको P ब्लॉक में, उस एलिमेंट को P ब्लॉक में रखा जाता है। बेटा P ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP126, where N is the highest principal quantum number। जहां पे N हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगी NS2 NP126। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, where N is highest principal quantum number। जैसे आप देख रहे हो P में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ऑब्वियसली इस तरह से हमारे पास इसमें 6 फैमिलीज आती हैं। So there are 6 families we have, and that 6 families are first of all boron family, Bol, Atal, Geiger in Thailand। ये पहली फैमिली है, बोल अटल गाएगा इन थाईलैंड। ओके, दूसरी फैमिली हमारे पास जो आती है बोरोन के बाद, then we will call as बोरोन फैमिली, उसके बाद कार्बन फैमिली। क्या सीता गीत सुनकर पढ़ेगी? क्या सीता गीत सुनकर पढ़ेगी? सो दिस इज कार्बन फैमिली भी है। ओके, उसके बाद हमारे पास आती है नाइट्रोजन फैमिली, न्यूज पेपर आज सब बिकेगा। देखो बेटा याद करने के तरीके आपके अपने हो सकते हैं, ये मेरे अपने तरीके हैं, आप चाहो निमोनिक्स अपने बना सकते हैं। तो न्यूज पेपर आज सब बिकेगा यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक, उसके बाद आ जाती है बेटा ऑक्सीजन फैमिली, उस से टेपो। सर ये तो हमारा रोज का काम है। ठीक, उस से टेपो, O ऑक्सीजन, S सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है जी, वहीं पर लास्ट आ जाता आपका हेलोजन। फिर कल बाहर So I was talking about फिर कल बाहर आई आत्मा। आत्मा का क्या, बाहर आती है, फिर हमारे को धिकारती, फिर सो जाती है ना, हम कुछ करते तो है नहीं। तो यानी ये हेलोजन फैमिली हो गई। हेलोजन फैमिली के बाद फिर हम अगली फैमिली की बात करते हैं। हुमायूं ने अकबर को जोर से रुलाया। हुमायूं ने अकबर को जोर से रुलाया, या बोल सकते हैं हेमंत ने अरेंज करके 0 रन बनाया। तो बेटा ये हमारे पास सबसे पहले थी बोरोन फैमिली। देखो बेटा सबसे पहली बात थी हमारे पास बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी NS2 NP1। ठीक, जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP1। ऊपर ही लिखनी चाहिए मुझे, तो यहां पे लिखूंगा NS2 NP1। ठीक, और ये हो गई बोरोन फैमिली। ठीक, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लो मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन भरनी भी होती तो मैं बोरोन से शुरू करता, तो यहाँ पे 2 से शुरू होता, 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1 एंड 6s2 6p1। इस तरह से करके बेटा बोरोन फैमिली हम भर सकते हैं। बोरोन फैमिली के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गई बेटा यहां पर कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली, बेटे कार्बन फैमिली की बात करें, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2 आप भर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं नाइट्रोजन फैमिली। देखो बेटे नाइट्रोजन फैमिली की जहां तक हम बात करें, नाइट्रोजन फैमिली हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP3। दिस इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन। बेटा नाइट्रोजन फैमिली को हम एक और नाम देते हैं निकोजेंस। निकोजेंस। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एज निकोजेंस?
बेटा निकोजेंस का मतलब होता है सफोकेटिंग कंपाउंड बनाने वाले, the elements which can form compounds with suffocation, यानी ठीक suffocating compound formers, suffocating compound formers, ठीक। जैसे कि बेटा इस फैमिली में आपका अमोनिया हो गया या फॉस्फीन हो गया, ये दोनों के दोनों सफोकेटिंग होते हैं, दम घोटने वाले होते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाती है आगे ऑक्सीजन फैमिली। So next is oxygen family. So when you talk about oxygen family, what is there? Oxygen family की general configuration NS2, NP4. This is general configuration of oxygen family. And oxygen family is also called as chalcogens. Chalcogens. ठीक, ऑक्सीजन फैमिली को हम कैल्कोजेंस बोलते हैं, ठीक है जी। कैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है बेटा? कैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो जितने भी हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स हैं, दे आर ईदर, जितने भी ओर होते हैं, दे आर ईदर ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स। तो यानी कि इसीलिए हम इसको कैल्कोजेन बोलते हैं, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट जनरली बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आ गई हमारे पास हैलोजन फैमिली। देखो बेटा, जब हम हैलोजन फैमिली की बात करते हैं, हैलोजन फैमिली NS2 NP5, ठीक। अब हैलोजन को हैलोजन क्यों बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय हैलोजेंस? बेटे हैलोजेंस का मतलब होता है सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। समुद्र में जितने भी सॉल्ट बनते हैं वो इनकी वजह से बनते हैं, इसलिए इसको सी सॉल्ट प्रोड्यूसर बोला जाता है, हैलोजन फैमिली। और ये हो गई नोबल गैसेस, दीज आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। कुछ समय पहले तक तो इसको इनर्ट गैस बोला जाता था, लेकिन अभी हम इसको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोला करते हैं बेटा, ठीक। क्योंकि अभी इसके कंपाउंड पाए जाते हैं। पहले हम सोचते थे कि इट इज टेम्परेरी, इट इज परमानेंटली इनर्ट, बट इट इज एक्चुअली नॉट इनर्ट, ठीक। इसके रिएक्शन होते हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP6। इसको क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, सिवाय हीलियम के। हीलियम में बेटा 2s2 है, इसमें P नहीं है, ठीक। इसलिए तो हम बोलते हैं हीलियम इज मिसफिट इन आवर पीरियोडिक टेबल। हीलियम की पोजीशन जो है वो मिसफिट है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जनरली जो होनी चाहिए NS2 NP6 होनी चाहिए, जबकि हीलियम की 2s2 पे ही खत्म हो जाती है, इससे आगे नहीं जाती है। रादर 1s2 पे खत्म हो जाती है, मैंने 2s लिख दिया, 1s2 पे ही खत्म हो जाती है, 1p होता नहीं है, ठीक। तो ये एक्सेप्शन होती है इसकी। तो ये नोबल गैसेस हो गई। तो ये 6 फैमिलीज हमारी P ब्लॉक में होती है। इन 6 फैमिलीज में से जो पहली 2 फैमिलीज है, दैट इज बोरोन फैमिली एंड कार्बन फैमिली, बेटा दिस इज इन +1। और अगली जो 4 फैमिलीज हैं, नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली एंड नोबल गैसेस, दे आर इन +2, दे आर इन +2, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 6 फैमिली। तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बेटा बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली, ठीक है जी। दिस इज आवर फर्स्ट फैमिली, बोरोन फैमिली। हम बोरोन फैमिली की स्टडी करने जा रहे हैं बेटा, ठीक। तो जब हम बोरोन फैमिली की बात करते हैं तो यहां पे आ जाता है बेटा बोल, अटल, गायगा इन थाईलैंड। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, हम ये जानते हैं बोरोन फैमिली की जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 बताई थी सर ने, और अभी थोड़ी देर पहले आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिखवाई थी, दैट इज इट इज 2s2 2p1, फिर आ जाता है यहाँ पे 3s2 3p1, 4s2 4p1 एंड 6s2 6p1, और उसी तरह से हमारे पास 5 रादर यहाँ पर 5s2 5p1 and here 6s2 6p1. So this is the configuration of all these elements. Now बेटा, जब भी हम कभी भी प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करते हैं किसी भी फैमिली की, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना चाहेंगे।
तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात हमारे पास आएगी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, देखो बेटे, जैसे हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो शेल्स का नंबर बढ़ता है। As we move down to the group, the number of shells definitely increases. और जब भी नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करे तो ये तो श्योर ही है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो आपका रेडियस बढ़ेगा। तो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई वो होना चाहिए बोरोन सबसे छोटा, अल्युमिनियम उससे बड़ा, फिर उसके बाद आना चाहिए हमारे पास गैलियम, फिर आना चाहिए इंडियम और फिर आना चाहिए थेलियम। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। बट इस एक्सपेक्टेड ऑर्डर में हमने कुछ झोल पाए। यहां पे एक्चुअल ऑर्डर देखिएगा, यहां एक्चुअल ऑर्डर जब देखते हैं एटॉमिक रेडियाई में, बोरोन इज डेफिनेटली स्मॉलर देन एल्युमिनियम। बोरोन इज डेफिनेटली स्मॉलर देन एल्युमिनियम और गैलियम जो है वो स्मॉलर देन एल्युमिनियम हो गया। गैलियम बड़ा होना चाहिए था बट स्मॉलर देन एल्युमिनियम। तो भैया पहला इसमें जो फर्क आया वो आया कि साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम। गैलियम का साइज एल्युमिनियम से छोटा होता है। ऑन द अदर हैंड इंडियम का साइज डेफिनेटली इससे बड़ा होगा। बेटा थैलियम का साइज उससे बड़ा होना चाहिए था बट थैलियम का साइज इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज इंडियम। यानी दूसरी इसमें प्रॉब्लम हमारे पास आई कि साइज ऑफ इंडियम या थैलियम इज सिमिलर टू इंडियम। अब ये दो चीजों का हमें लॉजिक देना है कि गैलियम का साइज छोटा क्यों है और इंडियम और थैलियम का साइज लगभग सेम क्यों है। देखो बेटे, हम ये जानते हैं कि गैलियम भरने से पहले हमें डी ऑर्बिटल्स को भरना होगा, 3d को भरना होगा, ठीक, क्योंकि 2d तो एग्जिस्ट होता नहीं। सो बिफोर फिलिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन गैलियम, बिफोर फिलिंग the last electron in gallium, we have to fill d orbitals, 3d subshell, ठीक। before filling the last electron in gallium we have to fill 3d सबशेल और d जो होता है वो पुअर स्क्रीनर होता है एंड d ऑर्बिटल्स आर पुअर स्क्रीनर्स। d ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग पावर पुअर होती है। तो जब हम z इफेक्टिव की बात करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज z इफेक्टिव, वो z माइनस सिग्मा हुआ करता है। यानी ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा। दिस विल बी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ये एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होगा, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है जी। और इसको सिग्मा को बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्योंकि हमने बोला कि डी ऑर्बिटल पुअर स्क्रीनर है, इसलिए बेटा सिग्मा की वैल्यू कम होगी। दिस विल बी स्मॉल फॉर डी, ठीक। और जबकि 10 इलेक्ट्रॉन डी में भरोगे तो z 10 यूनिट्स बढ़ेगा, ये बढ़ेगा लेकिन ये कम बढ़ेगा, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ गया तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड and hence size becomes small। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहा सर ने? सर ने ये कहा कि बिफोर फिलिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन गैलियम
गैलियम में आखिरी इलेक्ट्रॉन भरने से पहले वी हैव टू फिल 3d सबशेल, हमें 3d सबशेल भरनी पड़ती है, जिसमें d ऑर्बिटल्स आर पुअर स्क्रीनर्स। पुअर स्क्रीनर होने की वजह से उनमें सिग्मा का इंक्रीज कम होता है, जबकि न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज ज्यादा होता है, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और बढ़ जाने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड, तो साइज ऑफ गैलियम बिकम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। साइज ऑफ गैलियम बिकम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? जल्दी जल्दी बोलने का। यस सर। ओके, तो अब देखो बेटे आगे दूसरी बात की साइज ऑफ थेलियम एंड इंडियम इज सेम। नाउ व्हाई साइज ऑफ थेलियम एंड इंडियम इज सेम? अब इसका लॉजिक देखते हैं कि थेलियम इंडियम का साइज सेम क्यों है। क्योंकि बेटा थेलियम से पहले हमें यहां पे 4f भरना होता है। We have to study 4f. We have to fill rather 4f. So before filling, again, before filling the last electron, before filling the last electron in helium, we have to fill 5d and 4f. ठीक, 5d एंड 4f दोनों भरने पड़ेंगे भाई, और f तो पूरेस्ट स्क्रीनर है। ठीक, f इज पूरेस्ट स्क्रीनर, ये तो सबसे कम अच्छा स्क्रीनर होगा, सबसे बुरा स्क्रीनर तो पूरेस्ट स्क्रीनर होता है। क्योंकि ये पूरेस्ट स्क्रीनर है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से स्क्रीन नहीं कर पाता है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड। Because outermost electron are tightly held, तो obviously size become छोटा छोटा and और छोटा। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? सर ये पूरा स्कैनर्स होते क्यों हैं? बेटे इनकी शेप्स की वजह से, they have such shapes कि इनकी स्क्रीनिंग पावर पुअर होती है, डिफ्यूज्ड शेप्स होती हैं, जिसकी वजह से इनकी स्क्रीनिंग पावर बहुत पुअर होती है बेटा। ठीक, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा इंफ्लुएंस नहीं लग पाता, ज्यादा फोर्स नहीं लग पाता, और इस वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। आर यू क्लियर? एवरीबॉडी इज? यस सर। यस सर। क्योंकि देखो ज्यादा स्क्रीनिंग नहीं है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली खिंच जाएगा बेटा। तो ये साइज का हो गया, तो पहला हमने साइज का देख लिया, तो एटॉमिक रेडियस की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। अब दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा ध्यान देते रहना, जितना भी गंद पी ब्लॉक में कहीं पर है प्रॉपर्टीज में, यानी जितनी भी यू कैन से एनोलमीज हैं पी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टी में, सब बोरोन फैमिली में, इसलिए बहुत समझने वाली बात है। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आप सभी जानते होंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, मुझे इसको बताने की जरूरत तो नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? वेरी सिंपल बेटे, इट इज एनर्जी नीडेड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। यानी अगर किसी एटम से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, मोस्ट लूजली यानी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर किसी एटम से वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जितनी एनर्जी की आपको जरूरत होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। दैट एनर्जी नीडेड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और हमने +1 में ये पढ़ा होगा कि हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे जाके कम होती जाती है। क्यों? साइज बढ़ता रहेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर जाता रहेगा, दूर जाता रहेगा तो न्यूक्लियस की इंफ्लुएंस ज्यादा नहीं होगी, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली हेल्ड। तो बेटे जी अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड ऑर्डर अगर मैं यहां पे भी देखता हूं, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, तो बेटा एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए बोरोन इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम
greater than gallium, greater than indium, greater than thallium. This is an expected order of ionization enthalpy, जो कि हमारे periodic properties में करवाया जाता है कि down to the group जाते हुए हमारे पास ionization enthalpy कम होती, साइज बड़ा हो जाता है. But actual order देखिएगा इसका. Actual order. No, when you see actual order, what happens? बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा वो है, लेकिन दूसरे नंबर पर थैलियम आ जाता है मेरे दोस्त, सीधे ऊपर से नीचे. दूसरे नंबर पे थैलियम, थैलियम के बाद गैलियम, थैलियम के बाद गैलियम, और गैलियम के बाद अल्युमिनियम, और सबसे लास्ट में इंडियम. यानी बहुत ही उल जुलूल ट्रेंड है. ठीक है जी. पहले ये, फिर उसके बाद ये सीधे ही, फिर बीच में, फिर यहां और फिर यहां. अब इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों. ठीक, देखो बेटे, थैलियम की हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू वेरी हाई effective nuclear charge, effective nuclear charge, due to very high effective nuclear charge, outermost electron are tightly held, cannot be given easily, therefore ionization enthalpy is very high. जैसे हमें पता, अभी तुम्हें बताया कि Z जो होता है, Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम बोलते हैं, ठीक, Z माइनस सिग्मा. यहां पे क्योंकि थैलियम से पहले हमें 4F, फिर 5D, फिर भरने के बाद 6S आएगा और फिर 6P आएगा, यानी इसको भरने से पहले ये भरना होगा. और F एंड D जो होते हैं पुअर स्क्रीनर होते हैं, तो फॉर F एंड D सिग्मा इज वेरी स्मॉल, यानी कि ये जो वैल्यू है ये बहुत ही छोटी हुआ करती है. ये छोटी होगी जबकि ये तो इसका बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी हाई, सो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड, इसलिए थैलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होगी. रही बात गैलियम और अल्युमिनियम में, तो साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर, स्मॉलर. हाँ, रीजन इसका भी वही था, ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज से पहले डी भरा, डी पुअर स्क्रीनर था, और उसकी उस वजह से इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली खिंच गए, साइज भी छोटा है, तो स्मॉल साइज भी है और न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है. ठीक, हाई Z इफेक्टिव, इसलिए आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड. ठीक, इस वजह से अल्युमिनियम के मुकाबले इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है. ठीक, और लास्टली अल्युमिनियम और इंडियम में अल्युमिनियम का साइज छोटा है, सो दिस इज एक्चुअल ऑर्डर, एंड नंबर ऑफ टाइम्स दिस ऑर्डर इज आस्क्ड इन कॉम्पिटिशंस. आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन फैमिली इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. बोलो बेटे, बात समझ में आई कि नहीं? यस और नो करिएगा बहुत जल्दी से, क्विकली. Yes, sir. ओके, तो उम्मीद करता हूं मेरे सारे बच्चों को ये जो पढ़ाया मैंने अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आयनाइजेशन एंथैल्पी से, जस्ट अ सेकेंड बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा आगे चलने की कोशिश करते हैं भाई. ठीक, अब अगली फिजिकल प्रॉपर्टी पकड़ेंगे. सो द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी which we will be studying is, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी डेंसिटी. ठीक, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है डेंसिटी. ऑब्वियसली डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है बेटा जो डाउन टू द ग्रुप भी बढ़ती है और अलोंग द पीरियड भी बेटे बढ़ती है.
ये एकमात्र ऐसी चीज होती, डाउन टू द ग्रुप भी बढ़ती है, अलोंग द पीरियड भी बढ़ती है, तो डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों बेटा? डाउन टू ग्रुप साइज तो बढ़ेगा, लेकिन साइज का इंक्रीज कम होता है। तो हम ये बोल सकते हैं डाउन टू द ग्रुप एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, डाउन टू द ग्रुप मास भी इंक्रीज होता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है, लेकिन वॉल्यूम का इंक्रीज इज लेस, क्योंकि साइज में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, जबकि मास का इंक्रीज इज मोर। मास का इंक्रीज ज्यादा होगा, वॉल्यूम का इंक्रीज कम होगा, एंड देयरफॉर हमारे पास डेंसिटीज जो होंगी इसकी क्वाइट ज्यादा होंगी। सो डेंसिटीज आर क्वाइट हाई एंड डाउन टू द ग्रुप its density increases. Any doubts about this? No, sir. Okay. So next बात बेटे, ठीक, नेक्स्ट बात, अगला पॉइंट आता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, अगली फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों कि जितना ज्यादा यू कैन से एनोलमीज बोरोन फैमिली में है, किसी में भी नहीं है। ठीक, तो बेटा बोरोन फैमिली में हमारे पास आ गया बोरोन। अगला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे थे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देखो बेटे, बोरोन एंड अल्युमिनियम इज वेरी हार्ड, having high melting points. बोरोन और अल्युमिनियम जो होता है वो बहुत ही हार्ड होते हैं, they are very hard and they have high melting points. ठीक, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है जी, they are very, you can say hard as well as melting point is very high. उसके आता गैलियम। गैलियम एग्जिस्ट एज लिक्विड, बड़े मजेदार बात है ये। ठीक है जी, गैलियम एग्जिस्ट एज लिक्विड। और रही बात इंडियम, ठीक, ये फिर थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट फिर भी इसको थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट फिर भी इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है देन दैट ऑफ अल्युमिनियम। मैं आपको ये बता सकता हूं कि बोरोन के मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट 2453 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इतना हाई केल्विन में, 2453 केल्विन, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट इज देयर। अल्युमिनियम का इससे बहुत कम होता है, yet 933 केल्विन, which is quite high यार, which is quite high। ठीक, वहीं पर बेटे अगर हम बात करेंगे उससे नीचे, that is गैलियम। गैलियम का 303 केल्विन। तो ये इतना समझ लें कि गैलियम जो होता है ना, that exists liquid, इसका मतलब क्या होता है? देखो बेटे, हमारा गैलियम और थेलियम ये दो ऐसी चीजें हैं, गैलियम एंड थैलियम, जो कि बेटा सिल्क चॉकलेट है। क्या है? सिल्क चॉकलेट्स। मतलब बेटा सिल्क चॉकलेट बाजार से खरीदते हो, हार्ड होती है, हाथ में पकड़ते हो मेल्ट कर जाती है। इसी तरह से इसको अगर टेबल पे रखोगे तो टेबल पे तो बेटे हमारे पास ये क्या करेगा, ऐसे सॉलिड रहेगा गैलियम, बट जैसे इसको आप हाथ में पकड़ोगे, हाथ में पकड़ते ही लिक्विड हो जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 33 डिग्री यानी 303 केल्विन है। 303 केल्विन का मतलब क्या हो गया, इट इज 30 डिग्री। तो रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री लेके चलते हैं, तो रूम टेम्परेचर में तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आया नहीं, तो ये सॉलिड होगा। लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री। हमारी बॉडी का टेम्परेचर इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है,
तो ऑटोमेटिकली हमारे हाथ में ये मेल्ट कर जाएगा। इट एग्जिस्ट एज लिक्विड व्हेन होल्ड इन हैंड, व्हेन होल्ड इन हैंड। ठीक है जी, क्लियर। इंडियम का मेल्टिंग पॉइंट इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है बेटा, इंडियम का मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 430। इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे थोड़ा ज्यादा हो जाता है 430 केल्विन। ठीक है जी। ये जो थैलियम है ना, ये बड़ा मस्त चीज है। वैसे तो मेल्टिंग पॉइंट इसका देखा जाए तो 576 केल्विन होता है। ठीक, आपको रट्टा नहीं मारना है यार, वैल्यूज नहीं याद रखनी, समझाने के लिए बोला। बट स्टिल वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ थैलियम एग्जिस्ट एज लिक्विड। एक आइसोटोप लिक्विड की तरह भी एग्जिस्ट करता है बेटा। इसीलिए बेटा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं ये इंटरमीडिएट होती हैं बिटवीन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक, या आप बोलो ट्रांजिशन मेटल्स के साथ इसकी प्रॉपर्टीज बहुत मिलती हैं। ठीक, इसको बोलते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस इन केमिस्ट्री। थैलियम इज कॉल्ड एज डक बिल्ड प्लेटिपस इन केमिस्ट्री। प्लेटिपस, ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट समझ सकते होंगे इस टर्म को कि डक बिल्ड प्लेटिपस का मतलब क्या है। देखो बेटा, डक बिल्ड प्लेटिपस जो होता है ना, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि डक बिल्ड प्लेटिपस एक कनेक्टिव लिंक होता है बिटवीन द मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिव लिंक है। ऐसी थैलियम मेटल मेटलॉइड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच का लिंक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट सी होती हैं बेटा। इस वजह से हमारे पास थैलियम जो होता है डक बिल्ड प्लेटिपस है। पर मेल्टिंग पॉइंट हमने देखा कि पहले इसका बहुत हाई। अब बोरोन का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? वाई बोरोन हैज सच अ हाई मेल्टिंग पॉइंट? ठीक बेटे, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है क्लोज पैकिंग पे डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट क्लोज पैकिंग पे डिपेंड करता है। ये पॉलीमेरिक पॉलीमेरिक यानी बहुत सारे बोरोन एटम, ठीक, पॉलीमेरिक जाइंट स्ट्रक्चर बनाता है। जाइंट आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। Now, what do you mean by icosahedral structure? आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? देखो बेटे, आइकोस 20 के लिए लगता है। ये ऐसा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें 20 फेसेस होते हैं। 12 बोरोन एटम, 12 बोरोन एटम जो होते हैं वो ज्वाइन करके आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। 12 बोरोन एटम ज्वाइन करके ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके 20 फेसेस होते हैं, आइकोसाहेड्रल। सो दे आर वेरी टाइटली पैक्ड एंड मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन टाइट पैकिंग। सो टाइट पैकिंग ज्यादा होने से, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होने की वजह से बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट इज एबनॉर्मली वेरी 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 हाई। बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट इज एबनॉर्मली वेरी वेरी हाई। अल्युमिनियम आल्सो फॉर्म पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स। ये भी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है और इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो सर गैलियम लिक्विड क्यों है? बेटा, गैलियम एग्जिस्ट एज Ga2 डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। गैलियम जो होता है इसमें दो गैलियम आपस में ज्वाइन करके डिस्क्रीट सा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक, दो गैलियम ज्वाइन करके डिस्क्रीट सा मॉलिक्यूल बनाते हैं बेटा। ठीक, तो गैलियम एग्जिस्ट एज Ga2 डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। ठीक, Ga2 डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की तरह ये एग्जिस्ट करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होती, और क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होती इसी वजह से बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट इज लेस एंड इट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट व्हेन टच्ड बाय हैंड, यू कैन से। क्लियर? इंडियम में अगर हम ध्यान दें तो बेटे मेटालिक कैरेक्टर से आगे चलेंगे
तो अगर मैं इंडियम और थैलियम की बात करता हूं, इंडियम थैलियम में फिर भी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएंगे इनमें। मेटेलिक बॉन्ड्स, अब ये मेटल हो गए, तो मेटेलिक बॉन्ड्स आर समवट स्ट्रॉन्गर, मेटेलिक बॉन्ड इसके कुछ स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट में हमने बोला बोरोन का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट, इवन हम ये कह सकते हैं कि बोरोन इज सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट, सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट आफ्टर डायमंड। डायमंड को छोड़ देने का यानी कार्बन, उसके बाद सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट नेचुरली नोन सब्सटेंस जो है वो बोरोन ही होता है। तो बोरोन इज हार्डेस्ट, and why it is hardest? Because it forms a giant polymeric icosahedral structure, so it is very tightly packed, and because of very tightly packed it has very high melting point. And gallium is liquid because gallium exists as Ga2 discrete molecule, और एक मॉलिक्यूल की दूसरी मॉलिक्यूल के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शंस नहीं होती, इसलिए इट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। बोलो बच्चे सभी को क्लियर कि नहीं, यस और नो? जल्दी जल्दी बेटा, टाइम नहीं लगाने का। कोई डाउट है तो पूछने का, नहीं तो यस नो लिख देने का। ओके, अब मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया आपने, ठीक है जी, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया है। इस तरह से अगर बॉइलिंग पॉइंट पढ़े, देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट वैसे पढ़ना यहां चाहिए ही नहीं, ठीक, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहां पे सॉलिड्स की बात है। बॉइलिंग पॉइंट बेटा सिंपली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसमें रेगुलर डिक्रीज है, ठीक है जी, रेगुलर डिक्रीज है। क्यों भाई? अरे भैया मेल्टिंग पॉइंट में तो चलो आइकोसाइडल स्ट्रक्चर कोई काम भी करता था, अब मेल्ट करने का लिक्विड बन गया तो सब एक जैसे हैं, उस समय कोई पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो डाउन टू द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा रेगुलरली डाउन द ग्रुप। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस रेगुलरली डाउन द ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस रेगुलरली डाउन द ग्रुप। बोलो क्लियर बच्चे? कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है ये। उसके बाद अगला देखिएगा मेटालिक कैरेक्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेटालिक कैरेक्टर। देखो मेरे दोस्तों, बोरोन जो होता है वो नॉन मेटल है, बोरोन इज नॉन मेटल, यू वेरी वेल नो इट इज नॉन मेटल, ठीक। अल्युमिनियम से लेकर के जो थैलियम तक दे ऑल आर मेटल्स, ठीक है जी। बेटा मेटालिक कैरेक्टर का एक्चुअली मतलब तो ये होता है कौन मेटल कौन होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सके, आसानी से ऑक्सीडाइज हो सके, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास एक्चुअली तो क्या होना चाहिए था कि डाउन टू द ग्रुप ज्यादातर साइज बढ़ता है, डाउन टू द ग्रुप ज्यादातर साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी एक्चुअली बढ़ती है और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। पर यहां बड़ा मजेदार है मेरे दोस्त, यहां क्या है कि मूविंग डाउन द ग्रुप metallic character increases from boron to aluminum and then decreases, यानी अल्युमिनियम यहां पे मोस्ट मेटालिक होता है, ठीक। देखो मेटालिक कैरेक्टर बोरोन का तो है ही नहीं, नॉन मेटल, फिर अल्युमिनियम का ज्यादा, एंड देन डिक्रीजेस, अल्युमिनियम बिकम्स मोस्ट मेटालिक। नाउ अब यहां पे बात आती है ऐसा क्यों है? That can be seen on the basis of what you can say ionization enthalpies, and दूसरी चीज मेल्टिंग पॉइंट दोनों मिला के देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देना है
तो इलेक्ट्रॉन गैसियस फॉर्म में दिया जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी गैसियस फॉर्म में देखी जाती है। होगा क्या, बोरोन तो नॉन मेटल है, चलो छोड़। आपको पता है थैलियम, थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी इससे ज्यादा है अल्युमिनियम से। आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से देते नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से देते नहीं। ठीक, क्लियर। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंडियम की भी बात करते हैं, उसमें भी पहले डी ऑर्बिटल भरते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे डी एंड एफ भरेंगे इससे पहले, इसमें डी भरेंगे, इसमें डी भरेंगे, और डी वगैरह पुअर स्क्रीनर होते तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली खींच जाता है, देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेटालिक रिएक्टर का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ही मतलब होता है, तो ऑब्वियसली अल्युमिनियम बिकम्स मोस्ट मेटालिक। सो इधर अल्युमिनियम जो होता है वो सबसे ज्यादा मेटालिक होता है। बोलो क्लियर। और मेटालिक रिएक्टर बोरोन का तो कम है, अल्युमिनियम का ज्यादा, उसका डिक्रीज इज डाउन द ग्रुप। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया तो यस करना, नहीं आया तो नो कर देना, जल्दी जल्दी। सर रिपीट करना एक बार। बिल्कुल बेटे, देखो मैंने ये कहा कि बोरोन तो नॉन मेटल है, इसको छोड़ दो। अब एक्चुअली डाउन टू द ग्रुप हमेशा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, बट यहां मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है, अल्युमिनियम मोस्ट मेटालिक हो रहा है। द रीजन इज थैलियम और गैलियम के तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ही अल्युमिनियम से ज्यादा थी। ठीक, थैलियम गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ही अल्युमिनियम से ज्यादा हुआ करती है, वो हमें पहले से मालूम था भाई। तो इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल, तो मेटालिक रिएक्टर कम। और रही बात इंडियम, इंडियम और अल्युमिनियम में हम ये देखते हैं, अल्युमिनियम से पहले तो कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, इंडियम से पहले डी ऑर्बिटल भरने पड़ेंगे। जब डी ऑर्बिटल भरेंगे विच आर पुअर स्क्रीनर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन देना अल्युमिनियम का इजी होगा देन दैट ऑफ इंडियम इन गैसियस फॉर्म। बोलो भाई क्लियर। यस सर। देखो बेटा, बोरोन फैमिली में अगली बात आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 होती है एट पॉलिंग स्केल। ठीक, बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 एट पॉलिंग स्केल, अल्युमिनियम की 1.5 एट पॉलिंग स्केल, गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर 1.6 अगेन एट पॉलिंग स्केल, इंडियम की और भी ज्यादा 1.7, और मजे की बात थैलियम की उससे भी ज्यादा 1.8। यानी अगर मैं इसमें ऑर्डर बनाता हूं, बोरोन के बाद थैलियम, थैलियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद अल्युमिनियम, दिस ट्रेंड अगेन एक्सप्लेन्स द मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर ऑफ अल्युमिनियम, कि अल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर सबसे कम है, और इसी वजह से बेटा वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता होगा, मेटालिक कैरेक्टर भी इसका ज्यादा होता होगा। अब इसमें ऐसा क्यों है, अगेन बार बार एक ही रीजन आएगा, बोरोन का तो स्मॉलेस्ट साइज है, स्मॉल साइज होगा तो आयनाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इंडियम में डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आर filled and therefore Z defective is more। ठीक है जी। इंडियम में अगेन हमारे पास d ऑर्बिटल्स, और गैलियम में भी d ऑर्बिटल्स आर filled। ठीक, अल्युमिनियम में ऐसा कुछ नहीं होता, तो अल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, अगर आ गई है तो बता दें,
नहीं आई तो भी बता दे। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी थी बेटा। अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ, ठीक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, यहां से मेटालिक कैरेक्टर भी एक्सप्लेन हो जाता है। अगेन से मेटालिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया जाता है बाय रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है? अभी तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है, जो दूसरे को रिड्यूस करता है खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज, यानी which can give electron, which can give electron easily, ठीक, वही रिड्यूसिंग होगा। देखो बोरोन को छोड़ दो, बोरोन नॉन मेटल है। अगर SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से देखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से देखो, तो आप ये पाओगे कि अगर रिड्यूसिंग पावर की बात करें, रिड्यूसिंग पावर वो अल्युमिनियम की सबसे ज्यादा है, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थैलियम। यानी सिंपल बात है कि अगर रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो अल्युमिनियम जो है, अल्युमिनियम की रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम है, यानी सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन यही देता है, तभी तो सबसे ज्यादा मेटालिक है, ठीक। तो रिड्यूसिंग पावर डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। रिड्यूसिंग पावर डाउन टू द ग्रुप क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। अब ऐसा क्यों होता होगा बेटे? आपको अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी करवाई, आपको पता है SRP देखने के लिए 3 प्रोसेस होंगे। स्टेप वन याद करो क्या होता है उसमें। स्टेप 1 होता है जो मेटल सॉलिड होता है, दैट टर्न्स टू मेटल गैसियस, यानी फर्स्ट स्टेप होता है सब्लिमेशन। तो यहां पे हमारे पास सब्लिमेशन एंथैल्पी जो होती है वो लगती है, ठीक है, और ये पॉजिटिव होती है जैसे कि आपको पता है। स्टेप टू होता है मेटल गैसियस मस्ट गिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, यानी यहां लगेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड दैट इज आल्सो पॉजिटिव। स्टेप थ्री में क्या होता है? ये जो M1 पॉजिटिव या N पॉजिटिव बना लो, N इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है जी, N इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये वाटर में, क्योंकि हम SRP किसी न किसी सॉल्यूशन में देखते हैं, तो यहां मेटल N पॉजिटिव एक्वस बन जाता है, और यहां पे हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो आ जाती है। तो सम जो है टोटल डेल्टा H टोटल, दैट इज डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है जी, प्लस माइनस प्लस डेल्टा H ऑफ आयनाइजेशन, प्लस माइनस डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन, ठीक। इससे टोटल डेल्टा H निकाला जा सकता है, और हमें पता है कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। और इस प्रोसेस में हमारे पास डेल्टा S तो पॉजिटिव रहना ही है, क्यों? जब इन तीनों को जोड़ेंगे, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक, ऑब्वियसली नेट रिएक्शन हमारे पास बनेगा metal solid in the presence of water giving us metal ion aqueous plus N electrons, ये है। तो भैया सॉलिड से एक्वस बना तो एंट्रोपी तो बड़ी डेल्टा H तो बढ़ेगा ही। अब अगर डेल्टा H नेगेटिव हो जाए
तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, क्योंकि बीच में नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव। सो इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, delta G is also negative, reaction is spontaneous और oxidation आसान हो जाएगी, therefore oxidation is easy, oxidation is easy, ठीक। और इस हिसाब से हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, डेल्टा G डिग्री इक्वल टू माइनस NFE डिग्री ऑफ सेल, ठीक। डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू माइनस NFE डिग्री ऑफ सेल। तो यहां से ये डिग्री निकाल लेंगे तो वो SRP होगा, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहां डाउन टू द ग्रुप मोर होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन देना इजी की जगह डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो हम बोल रहे हैं SRP इंक्रीजेस। क्यों? नीचे जाके आयन का साइज बढ़ता रहेगा, आयन का साइज बढ़ेगा उसकी हाइड्रेशन कम होगी, आयन का साइज बढ़ेगा तो उसकी हाइड्रेशन कम होगी। अगर हाइड्रेशन कम हुई तो डेल्टा एच लेस नेगेटिव होगा, डेल्टा जी लेस नेगेटिव होगा तो ई डिग्री की वैल्यू भी कम होगी। बोलो बेटे समझ में आया कि नहीं? यस और नो? जल्दी लिखो बेटा यस और नो। सिर्फ 2 बच्चों ने लिख के भेजा अभी तक यस सर। यस सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन था कि एसआरपी डाउन टू द ग्रुप क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है और रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज कर रही है। एसआरपी बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होगी, तो रिड्यूसिंग पावर डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। और उसका रीजन है आयन का साइज बड़े होने से हाइड्रेशन एनर्जी का कम होना, हाइड्रेशन एनर्जी कम होने से इसकी वैल्यू लेस नेगेटिव होना, लेस नेगेटिव होने से डेल्टा जी लेस नेगेटिव होना, डेल्टा जी लेस नेगेटिव होने से ई डिग्री कम होना, ई डिग्री स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अभी हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन की इक्वेशन ले रहे हैं तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा या रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। नाउ द लास्ट वन, द प्रॉपर्टी, last property which is a physical property in this particular group, or last physical property which we will be discussing is oxidation state, is oxidation state। देखो बेटे, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं वो है NS2 NP1, ऑब्वियसली इसके बाद यहां पहले नोबल गैस, यानी ये बाहर के 3 इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता होगा, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी +3। तो बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, अल्युमिनियम की +3 है, गैलियम की +3 भी है लेकिन +1 भी है, इंडियम की +3 भी है और +1 भी है इक्वल स्टेबिलिटी के साथ, लेकिन थेरियम ओनली शोज +1, थेरियम +3 शो ही नहीं करता। ठीक, तो भैया पहली बात वाई ई, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लीजिएगा कि हमें बोला कि AlCl3 is known but TlCl3 is not known। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि हमें AlCl3 तो पता है बट TlCl3 नहीं बनता, या YTl therium only shows +1 oxidation state, why not +3 oxidation state like others? थेरियम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ Al2O3 सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ +3 शो करता है,
only with oxygen. Baki it always show +1 oxidation state. Why thallium shows +1 oxidation states? That is due to inert pair effect. Due to inert pair effect. मैं नहीं जानता यार तुमने इनर्ट पेयर इफेक्ट कभी सुना होगा नहीं सुना होगा. इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है reluctance of s electrons to take part. Reluctance of s electron to take part in bond formation. बॉन्ड फॉर्मेशन में s इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट नहीं करना, उसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. देखो बेटा, सिंपल बात है, थेलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 6s2 6p1 है. ठीक है जी. हम ये बोल रहे हैं कि s के इलेक्ट्रॉन दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, दे वर्क एज इनर्ट पेयर. They work as inert pair. Inert pair यानी ये इलेक्ट्रॉन इनर्ट है, ये पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ऑब्वियसली ये सिर्फ यही वाला इलेक्ट्रॉन दे पाएगा. So due to this reluctance of s electron to take part in bond formation में इन s इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट नहीं करने की वजह से ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, इसलिए थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. So thallium shows +1 oxidation state due to inert pair effect. Due to inert pair effect. And what is inert pair effect? That is reluctance of s electron to take part in bond formation. अब क्वेश्चन ये आएगा, भैया ये inert pair effect होता क्यों होगा? देखो बेटे, before 6s से पहले हमें 4f और 5d भरना है. Before 6s we have to fill 4f and 5d, which are poor screeners. Therefore sigma क्या होता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट does not increase much. It does not increase much, but Z increase. हम बोलेंगे Z effective increases. Therefore, 6s electrons are very tightly held. Cannot be given easily. Moreover, beta, देखो दी penetration power. S सबशेल की पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होती है. मोर पेनिट्रेशन पावर ऑफ 6s या S सबशेल की पेनिट्रेशन पावर यानी न्यूक्लियस की तरफ पेनिट्रेट करने की पावर भी ज्यादा होती है, इसलिए S के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ पेनिट्रेट भी ज्यादा करते हैं. ऊपर से Z इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन खींच भी ज्यादा जाते हैं, तो S के इलेक्ट्रॉन देने बहुत मुश्किल हो जाते हैं थैलियम, एंड देयरफॉर दे वर्क एज इनर्ट पेयर्स, एंड इसलिए थैलियम कैन शो ओनली +1 ऑक्सीडेशन. सिर्फ ऑक्सीजन एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जहां ये +3 शो कर सकता है, बाकी कहीं पे भी ये +3 शो नहीं करता. हालांकि एक बात और बताता हूं, TlI3 exists, but here thallium is +1. हमें 3 दिख रहा है, but iodide I31 negative polyhalide ion exists. ठीक, exists. तो यहां देखने में हमें लगता है कि थैलियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट एक्चुअली होता नहीं, होती तो +1 ही है. I31 नेगेटिव पॉलीआयोडाइड आयन होता है, ये पॉलीआयोडाइड आयन, इसमें -1 ही होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसकी +1 ही होगी.
तो कभी ये देख के मत सोच लेना कि थेरियम +3 शो करेगा, नहीं करेगा। और बेटे +1 में शायद तुम्हें पढ़ाया हो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट हमेशा डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज करता है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट increases down the group जाते हुए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो होती है बेटा वो इंक्रीज करती है। जैसे अगर तुम्हें बोले अरेंज इन दी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्वेश्चन देखना, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमें दे दिया AlCl3, GaCl3, InCl3, BeCl3, ये +3 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर स्टेबल होती है, तो वो BeCl3 इज मोर स्टेबल देन AlCl3 इज मोर स्टेबल देन दिस, ये ऑर्डर आ गया। वहीं पर अगर ऐसे दिया होता GaCl, InCl, TLCl, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहां +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर विच इज मोर स्टेबल डाउनवर्ड्स, तो यहां थैलियम इज मोर स्टेबल देन इंडियम देन गैलियम, ये ऑर्डर आ जाता। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे स्टेबल होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर स्टेबल होती है। समझ में आई कि पिछली भी चलेगी? सर हायर क्या दोबारा बताना वो? यार हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लोअर +1 है। नीचे छोटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, ऊपर बड़े वाली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, क्योंकि नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाएगा, इसलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी। इसलिए नीचे मैंने +1 की स्टेबिलिटी ज्यादा बताई है और ऊपर +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा बताई है। बोलो भाई समझ में आया यार? सर आपने वो OS क्या है वहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर OS? ऑक्सीडेशन स्टेट यार, क्या लड्डू है? दिमाग में आता हो है क्या? वाह, ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलते भाई OS, ठीक? तो लिखने में ज्यादा ध्यान रहेगा, समझने में नहीं रहेगा, तो स्वा समझोगे। मैंने पहले बोला स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन टू द, ठीक? अगर मैं आपको ये पूछता कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ reducing power, ठीक? GaCl, InCl, TLCl, ठीक है जी? बोला रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर लगाओ। रिड्यूसिंग यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना। जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो बढ़ेगी, और नीचे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़नी नहीं चाहिए, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है, लेकिन इसमें +1 स्टेबल है, ये नहीं देगा। इसलिए यहां पे रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर ये रहेगा। क्लियर? क्योंकि ये +3 में चेंज हो सकता है, यहां +1 है, ये +3 में जा सकता है ना जी? क्योंकि स्टेबिलिटी +3 के ऊपर है, लेकिन ये कभी +1 से +3 में नहीं जा सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि नहीं होगा? बोलो समझ में आया भाई? बोलो बेटा जल्दी समझ में आया कि नहीं? जल्दी, क्विकली, बहुत सारा काम है यार, थोड़ा यस नो में ध्यान दिया करो। ओके, तो ये तो थी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात। हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने की कोशिश, ठीक है जी? अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक? तो बेटा
केमिकल प्रॉपर्टीज को अब ऑफलाइन पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक। यानी अपन मिलेंगे अब आपको परसों, ठीक। हालांकि टाइम है, अपन शुरू कर सकते थे, पर बेटा इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को तुम्हें बतानी है, तो वो ना देख रहा हूं कि ऑफलाइन में ज्यादा बेनिफिशियल होगी देन दैट ऑफ ऑनलाइन। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपको